हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटसाइन बीथस पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 1 करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? जैसे अगर आज के वर्तमान दशा की बात करेंगे, हमारा कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर है, तो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले याद रखना है आपको नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे में क्या है, साउथ अमेरिका। फिर इसी से जुड़ा हुआ है दूर में अफ्रीका, ये बीच में जो है एस आकृति में अटलांटिक ओशन है। इसको ऊपर में बात करेंगे तो यूरोप है, और यूरोप से ही एशिया का पार्ट भी जुड़ा हुआ है, जैसे आप इसे पूरा यूरेशिया कह सकते हैं। और इस वाले पार्ट को यूरोप, दूसरे वाले पार्ट को एशिया, और एशिया में ही ये आ जाएगा आपका भारत। और नीचे में ये है ऑस्ट्रेलिया, और इस तरफ से क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो इतना आपको बस बेसिक ध्यान में होना चाहिए। क्या क्या? तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका, और ये बीच में अटलांटिक ओशन हो गया। फिर उसके बाद आपको यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये एशिया वाला पार्ट, ये ऊपर से आप यूरेशिया भी कह सकते हैं। और नीचे में क्या हो गया, अंटार्कटिका। इतनी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना होगा, अब्राहम और टिडियस। अब्राहम और टिडियस एक डच मानचित्रकार थे, ये डच के रहने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1596 ईस्वी में एक संभावना व्यक्त की, एक पॉसिबिलिटी व्यक्त किए। क्या व्यक्त किए कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सभी आपस में पहले जुड़े हुए थे। यानी कि आज जो हम लोग इस तरह से बीच में एक गैप ये सब देखते हैं, पहले ये गैप नहीं था, सब एक साथ जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले ये विचार किनके पास आया, तो अब्राहम और टेडियस के बारे में। और ये कब आया, तो 1596 में। ये कहाँ के थे, तो डच के थे। और एक साइंटिस्ट नहीं थे, एक मानचित्रकार थे। तो मानचित्र के ही आधार पर इन्होंने ये बताया कि सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इसके बाद बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण नाम आता है एंटोनियो पेलेग्रीनी का। एंटोनियो पेलेग्रीनी, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और ये साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जीवाश्म के आधार पर, जीवाश्म कहने का क्या मतलब, फोसिल्स के आधार पर। फोसिल्स क्या होता है कि आज ज़मीन पर कोई जीव जंतु जानवर रह रहा हो, और ये मर गया और ये ज़मीन के अंदर चला गया हो। फिर करोड़ों लाखों साल के बाद जब यहाँ पर खुदाई की जाती है तो उसके अवशेष मिलेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सब पहले एक हुआ होगा। तो ये कहानी किनका है, एंटोनियो पेलेग्रीनी का। ये फ्रांस के रहने वाले थे, और ये पहली बार फोसिल्स के आधार पर। और अगर हम बात करें अब्राहम और टेडियस की, तो ये मानचित्रकार थे। तो ये मानचित्र बनाकर बस ये संभावना व्यक्त किए थे। पर साइंटिफिक तौर पर अगर बात करेंगे तो पहला जो ये बताए कि सभी कॉन्टिनेंट एक थे, तो ये थे एंटोनियो पेलेग्रीनी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर की कहानी की बात करें तो ये एक जर्मनी के रहने वाले थे, और ये क्या थे, मौसमविद थे। क्या थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। मौसमविद का काम क्या है कि ये मौसम के आधार पर वनस्पति की जांच करते थे कि अगर कोई ठंडे क्षेत्र में कोई प्रदेश है तो वहाँ की वनस्पति कैसी होगी, कोई अगर उष्ण क्षेत्र में हो, ट्रॉपिकल रीजन में हो, तो वहाँ की वनस्पति कैसी होगी। इस आधार पर ये इनका वर्गीकरण का आधार होता था। तो इन्होंने, ये जर्मनी के रहने वाले थे, मौसमविद थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था, ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। मतलब कि कॉन्टिनेंट, यहाँ पर स्पेलिंग आप थोड़ा सुधार लेंगे कि कॉन्टिनेंट और ओशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखे थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत कब की है, 1912 का। और सिद्धांत क्या था, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। यानी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कब दिया गया, तो 1912 में। ध्यान देंगे कि ये चूंकि जर्मनी के रहने वाले थे, और अगर कहानी बात करें तो 1914 से आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से इनके इस खोज को बहुत कम वैल्यू दिया गया। और फिर बाद में जब ये विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब ये जो सिद्धांत है फिर आगे लोगों को पता चला था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, जैसे देखो, ये अगर आप अपना पृथ्वी को मान लें, और ये जो देखो, ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो हो गया ऊपर वाला 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। नीचे वाला जो 66.5 डिग्री साउथ है, उसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और 23.5 डिग्री जो साउथ है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस वाले रीजन को 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन।
ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ गया। और इसी को हम लोग लोअर लैटिट्यूड भी कहते हैं। लोअर क्यों कहने का मतलब, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री ये लोअर साइड में आते हैं। अब ये देखो ऊपर की तरफ ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री वाले को हम लोग उच्च अक्षांश कहते हैं। और नीचे भी 90 डिग्री है, इसे उच्च अक्षांश कहेंगे। और बीच में जो बच गया, जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री बचा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश कहते हैं, या फिर इसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि ये जो अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है, ये अंटार्कटिक नीचे हो गया और ये आर्कटिक वाला क्षेत्र हो गया, साइबेरिया का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर ज़मीन के नीचे से इनको कोयला का अवशेष मिलता है। क्या मिला, कोयला का अवशेष। कोयला कब बन सकता है कि जब ज़मीन के अंदर में एक बड़े विशाल वनस्पति ज़मीन के अंदर चल गया हो और लाखों करोड़ों के वर्ष इसमें रूपांतरण के बाद ये क्या बन गया हो, कोयला में बदल गया हो। पर यहाँ पर देखिए कि कोयला कब बनेगा, जब वह एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति हो। उष्णकटिबंधीय का मतलब सदाबहार वन हो। पेड़ की लंबाई कब ज़्यादा होगा, जब वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, दिन का तापमान उच्च हो। पर यहाँ पर अगर साइबेरिया क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र में मिलने का मतलब है कि वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वह 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। कहीं कहीं तो टेम्परेचर आपका -40 तक -50 तक भी पहुँच सकता है। तो उस टेम्परेचर पर वनस्पति का पनपना संभव नहीं है, फिर भी वहाँ पर कोयला का अवशेष मिलता है। साथ ही अगर हम इस रीजन की बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर बात करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि मध्य अक्षांश की बात करेंगे, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का मतलब क्या है कि जो वनस्पति इस क्षेत्र में मिलना चाहिए वह वनस्पति इस वाले रीजन में मिलता है। अब इनके दिमाग में आया कि ये बात कैसे संभव हो सकता है कि जो क्षेत्र, जो वनस्पति इस क्षेत्र में मिलना चाहिए वह आर्कटिक में मिल रहा है, वह साइबेरिया में मिल रहा है, या फिर मध्य अक्षांश के बीच में मिल रहा है। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। इनका क्या निष्कर्ष था? पहला निष्कर्ष ये था कि महाद्वीप जो है वह स्थिर है। महाद्वीप जो है वह स्थिर है, और जो जलवायु पेटी है उसका विस्थापन हुआ हो। या फिर इनका दूसरा निष्कर्ष क्या था कि या तो महाद्वीप का विस्थापन हो, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया हो, और जो जलवायु पेटी है वह स्थिर हो। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या समझे, आपको मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान देंगे। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पर देखिए सूरज का जो किरण है जो लंबवत हमेशा कहाँ पड़ता है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है। और ये उत्तरी सीमा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मैक्सिमम इसका सीधापन रहेगा, और नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी स्थान तक बिल्कुल सीधा पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि सूरज का गर्मी इस रीजन में सबसे ज़्यादा पड़ता है, और सबसे ज़्यादा पड़ने का मतलब इसी को हम लोग जलवायु पेटी कहते हैं। ये जो जलवायु पेटी का निर्धारण किससे होगा, सूरज की स्थिति से होगा। कहाँ पर किस तरह की जलवायु होगा, इसी को हम लोग जलवायु पेटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला निष्कर्ष क्या था कि महाद्वीप स्थिर हो, यानी जो जगह आज वर्तमान में देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूरेशिया, भारत, तो ये सब जो आज की स्थिति में है वो पहले की तरह हो, यानी कि वो स्थिर हो। पर ये जो जलवायु पेटी है उसका विस्थापन हो, यानी कि आज सबसे ज़्यादा अगर गर्मी की बात करें भूमध्य रेखा पर पड़ता हो। पर इनके अनुसार क्या था कि मान के चलो ऐसा हो सकता है, क्या संभव है कि सबसे ज़्यादा गर्मी पोल पर पड़ता हो, उसके बाद मध्य अक्षांश में पड़ता हो, और सबसे कम गर्मी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता हो। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जलवायु पेटी का जो विस्थापन है वह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि ये जो जलवायु पेटी है वह किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, तो ये सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। और हमें पता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में क्या है, वो फिक्स है, वो स्थिर है। इसलिए जलवायु पेटी का विस्थापन संभव नहीं है। यानी कि जहाँ पर पहले सूरज का गर्मी पड़ता था आज से करोड़ों साल पहले, आज भी उस जगह पर उतना ही गर्मी पड़ता है। अब यहाँ पर इनका दूसरा जो पॉइंट था उसको देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का महाद्वीप का विस्थापन हो सकता है कि महाद्वीप जो है वह एक जगह से दूसरे जगह चल गया हो और जलवायु पेटी स्थिर रहा हो। तो देखो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया, तो बचा कौन सा, दूसरा, यानी दूसरा निष्कर्ष ही सही होगा। इसमें क्या निष्कर्ष निकाले कि जो जमीन है, महाद्वीप है, उनका विस्थापन हुआ होगा, वो एक जगह से दूसरे जगह गए, और जो जलवायु पेटी है वो एक जगह पर, वो तो पहले जैसा ही था। तो अब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष निकाला क्या कि पहले पूरा ये जो पृथ्वी था, पूरा पृथ्वी था, उसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट कहने का मतलब कि पूरा धरती, पूरा जमीन वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और उसे क्या नाम रखा गया, इन्होंने उसका नाम रखा पैंजिया।
और जो बाकी जो जल वाला क्षेत्र बचा, जैसे आज प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, जो भी सागर वाले क्षेत्र थे उसका नाम रखे ये पैंथालासा। ये कहानी कब की है? तो आज से 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि कार्बोनीफेरस काल में। कार्बोनीफेरस काल में यानी आज से 20 करोड़ पहले पूरा धरती एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसका नाम इन्होंने पैंजिया रखा, और पूरा जल भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, उसे पैंथालासा कहते थे। ध्यान में रखेंगे कि ये जो पैंजिया था वो ठीक बीच में नहीं था, यह दक्षिण ध्रुव की ओर ज़्यादा झुका हुआ था, यानी कि ये इस तरह का क्षेत्र में था, ऊपर जमीन नहीं था। जमीन का जो हिस्सा था वो कहाँ था? दक्षिण गोलार्ध की तरफ था। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये कहानी था आज से 20 करोड़ वर्ष पहले का। फिर होता क्या है, आज से 14 करोड़ वर्ष पहले यानी 140 मिलियन वर्ष पहले ये जो पैंजिया था वो दो भाग में टूट गया। पैंजिया दो भाग में टूटा, तो एक भाग उत्तर की ओर, दूसरी भाग दक्षिण की ओर। तो उत्तर की तरफ जो भाग गया उसे कहते हैं अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और वहीं जो भाग दक्षिण की तरफ आया जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ध्यान देंगे ये जो गोंडवाना लैंड है, भारत में एक गोंड जाति रहती है, इसी के नाम पर गोंडवाना लैंड इसका नाम पड़ा है। और ये जो देखो बीच में जो क्षेत्र बचा, मतलब कि उत्तरी पैंजिया और दक्षिणी पैंजिया के बीच में जो पानी वाला जो क्षेत्र बचा, इसी को क्या कहा गया? टेथिस सागर। ध्यान रखेंगे टेथिस सागर के अवसाद से ही आज का जो हिमालय देखते हैं यह टेथिस सागर के अवसाद के जमा होने से बना है। साथ ही साथ जो आप भूमध्य सागर देखते हैं, मेडिटेरियन सी देखते हैं इस वाले क्षेत्र में, तो यह भी किसका रूप है? टेथिस सागर का ही रूप है। कभी कभी आप सुने होंगे कि हिमालय में जम्मू लद्दाख वाले एरिया में नमकीन पानी किसी भी लेक में मिल जाता है। तो किसी लेक में नमकीन पानी बर्फ वाले क्षेत्र में कब संभव है? क्योंकि वो पहले एक टेथिस सागर था, एक सागर था, समुद्र था, तो उसका नमकीन पानी का अवशेष आज भी उस लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलता है। तो ये कहानी हम लोग देखें आज से 20 करोड़ पहले वो सब सेम था। आज से 14 करोड़ वर्ष पहले उत्तरी पैंजिया दक्षिणी पैंजिया के रूप में विभाजित हो गया। उत्तरी पैंजिया को हम लोग अंगारा लैंड कहें, दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लैंड कहें, और बीच वाले क्षेत्र को क्या कहें? टेथिस सागर। अब आगे देखिए कि आज से 10 करोड़ वर्ष पहले किस काल में? तो जुरासिक काल में ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था उसका फिर से विभाजन हुआ। तो अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? तो एक बन गया साउथ अमेरिका, दूसरा बना अफ्रीका, नीचे वाला क्षेत्र अंटार्कटिका, सबसे पूर्वी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, भारत, अरब प्रायद्वीप और मेडागास्कर का निर्माण हुआ। ये निर्माण किससे हुआ? तो गोंडवाना लैंड से। और वहीं अंगारा लैंड या लॉरेशिया की बात करेंगे तो उससे किसका निर्माण हुआ? तो नॉर्थ अमेरिका का, ग्रीनलैंड का और यूरेशिया का, जिसे आप यूरोप या एशिया कह सकते हैं। और बीच में कौन था? तो बीच में टेथिस सागर था। ये कहानी कब की है? तो आज से 10 करोड़ वर्ष पहले का, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो अब इन्होंने क्या क्या साक्ष्य दिए कि हाँ चलो ऐसा हुआ होगा, तो इस विस्थापन के लिए इन्होंने कुछ प्रमाण दिए। तो इनका जो प्रमाण में सबसे सटीक प्रमाण जो आता है, पहला प्रमाण है जिग्सा फिट। जिग्सा फिट क्या होता है? जिग्सा फिट आप लोग मैच करने के लिए देखो, अगर हम इस तरह का आकृति बना दें और एक है इस तरह का, तो हम कह सकते हैं ना कि जैसे इसको पकड़कर यहाँ लेकर जाएंगे तो ये फिट हो जाएगा, ये जो है यहाँ फिट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं जिग्सा फिट। तो जिग्सा फिट में क्या है कि इन्होंने कुछ जगह का नाम बताए, जैसे एक है एलिस मैरे तथा बेफिन द्वीप का पूर्वी भाग और ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के साथ साम्यता रखते हैं। अब ये देखो आप मैप देखेंगे तो एलिस मैरे और बेफिन द्वीप कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तर में एक एलिस मैरे द्वीप है और बैफिन द्वीप है, और यहीं पर एक बड़ा सा ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड यहीं पर एक द्वीप है। अगर इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए, मतलब कि देखो इसका ये जो पश्चिमी तट हो गया, ग्रीनलैंड का ये पश्चिमी तट है, और ये इस तरह से एक द्वीप हो गया, इसका ये पूर्वी तट है, तो ये दोनों इस तरह से अगर आपस में जोड़ा जाए तो बिल्कुल जुड़ जाएगा, यानी कि एक दूसरे से साम्यता रखते हैं। उसी प्रकार आप दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट देखें और अफ्रीका का पश्चिमी तट देखें, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगेगा। मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाकर दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये है दक्षिण अमेरिका का कौन सा तट है, तो ये पूर्वी तट, और ये अफ्रीका का है पश्चिमी तट। तो अगर इन दोनों को अगर हम साथ में अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों लगेगा क्या कि एक ही टुकड़ा का ये दो भाग है। उसी तरह से फिर इन्होंने आगे फिर क्या बताया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और पाकिस्तान और गुजरात का तट भी
एक दूसरे से जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप भारत में ये वाला क्षेत्र की बात करेंगे और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस तरह से है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम यहाँ पर सटाना चाहें तो ये बिल्कुल इस तरह से सट जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने एक और सामता बताया कि अफ्रीका का पूर्वी तट, मेडागास्कर का पश्चिमी तट और भारत का पश्चिमी तट, ये सभी एक दूसरे से सामता रखते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख लो कि ये हो गया कौन सा, ये हो गया अफ्रीका, ये भारत का पूर्वी तट, और देखो मेडागास्कर यहाँ पर है, तो ये जो मेडागास्कर का ये क्षेत्र और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा। और ये जो भारत था, भारत पहले ये इसी रीजन में भारत था और फिर भारत यहाँ से टूटकर यहाँ पर चला जाता है। तो ये बता रहे हैं कौन, अल्फ्रेड वेगनर। साथ ही साथ और ध्यान में रखेंगे कि भारत का पूर्वी तट और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पश्चिमी तट भी एक दूसरे से सामता रखते हैं। ये देखो, ये भारत का ये जो पूर्वी तट है और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला तट, अगर हम लोग यहाँ पर कर दें तो ये भी आपस में सट जाएगा। तो ये बताया जिग्सा फिट के आधार पर कि देखो इस तरह का आकृति क्यों बन रहा है, क्योंकि सब पहले एक था और उसके बाद ये धीरे धीरे एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं जिग्सा फिट। चलिए, इसके बाद इन्होंने एक प्रमाण दिया जीवाश्म के आधार पर। किसके आधार पर प्रमाण दिए, तो जीवाश्म के आधार पर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरा जीवाश्म कहते हैं या फिर पैलियो फोसिल्स कहते हैं। अब देखिए कि पैलियो फोसिल्स क्या है, तो आपको नाम याद रखना है। एक है ग्लासोप्टेरिस, दूसरा है लिस्टोसेरस, तीसरा है साइनोग्नेथस, चौथा है मीसोसेरस। क्या क्या नाम बोले, ग्लासोप्टेरिस, लिस्टोसेरस और साइनोग्नेथस और चौथा मीसोसेरस। नाम फिर से बोलेंगे, ग्लासोप्टेरिस क्या था, एक वनस्पति है, लिस्टोसोरस क्या था, चौपाया जानवर, और साइनोग्नेथस क्या था, तो एक रेंगने वाला जानवर, और मीसोसेरस क्या था, तो यह भी एक रेंगने वाला जानवर। अब देखिए इनका कहानी क्या चलता है। यहाँ पर देखिए हम लोग एक रफ डायग्राम बनाए हैं, वर्ल्ड मैप है। ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नीचे वाला ये जो आकृति देख रहे हैं यह दक्षिणी अमेरिका है। ये जो पूरा भाग है इस तरफ का भाग है यह यूरोप हो गया, और ये एशिया का पार्ट, इसे हम लोग यूरेशिया कह सकते हैं। यह जो भाग है यह अफ्रीका का है, और ये देखो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। अब यहाँ पर पहले वनस्पति की बात करेंगे। पहला वनस्पति क्या है, ग्लासोप्टेरिस। तो ग्लासोप्टेरिस जो है वो कहाँ पर आपको मिलता है, दक्षिणी अमेरिका में, दूसरा अफ्रीका में, तीसरा भारत में भी, चौथा ऑस्ट्रेलिया में भी, और पांचवा तो अंटार्कटिका में भी। अब यहाँ पर देखिए कि कोई वनस्पति वैसा है जो अंटार्कटिका के निगेटिव टेम्परेचर में भी रह जाए। ये ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ये विषुवत रेखा के नज़दीक में है, 0 डिग्री अक्षांश के नज़दीक में है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री तक चला जाएगा। अंटार्कटिका का टेम्परेचर -40 तक चला जाएगा। उसी तरफ से ये आप दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का भी टेम्परेचर ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में आप विभिन्नता देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी ये जो ग्लासोप्टेरिस वनस्पति है वो इस जगह पर मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी वनस्पति पहले एक क्षेत्र में उगते होंगे, मतलब मान के चलो एक समान टेम्परेचर होता होगा, और फिर क्या होगा कि इस क्षेत्र का 4 भागों में बट गया। तो एक क्षेत्र इस तरफ चला गया, दूसरा क्षेत्र इस तरफ चला गया, एक नीचे अंटार्कटिका में चला गया, और एक ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। पर आज के हिसाब से इस चारों जगह क्षेत्र का टेम्परेचर अलग अलग है, पर उस जुरासिक काल में ये सभी एक साथ होंगे, कार्बोनिफायरस काल में सब एक साथ होंगे, तो ये वनस्पति भी एक ही जगह पर एक ही टेम्परेचर पर उगता होगा। तो ये निष्कर्ष निकाले। दूसरा इन्होंने एक जानवर के बारे में बताए, तो ये है लिस्टोसोरस। नाम याद रखेंगे, लिस्टोसोरस। अब देखो लिस्टोसोरस जानवर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता था, तो ये पाया जाता था, मैप देखेंगे, मैप में ये है, एक भारत में रहता था, फिर अफ्रीका में, और फिर अंटार्कटिका में। तो अब देखो पहले आप ये चीज़ सोचें कि एक वैसा जानवर जो अंटार्कटिका के निगेटिव टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहा हो, भारत के 30 डिग्री वाले टेम्परेचर पर भी, और अफ्रीका का भी 35-40 डिग्री वाले टेम्परेचर में भी वह रह लेता हूँ। तो अब इस तरह का बात कैसे संभव हो सकता है। फिर साथ ही साथ देखिए कि अगर वो चौपाया जानवर है तो ये जानवर इस अफ्रीका में तो आया नहीं होगा। अफ्रीका में इस जानवर को जाने के लिए कैसे जा सकता होगा, या तो समुद्र में गया होगा। ये यहाँ पर आप अरब सागर देखते होंगे, तो अरब सागर में तैर कर पार नहीं हो सकता। भारत से अगर इसे अंटार्कटिका में जाना हो तो इतनी लंबी दूरी वो तैर कर पार नहीं कर सकता होगा। तो ये तो संभव है नहीं
कि ये जानवर जो है वो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में तैर कर गया होगा। तो यहाँ से वो क्या निष्कर्ष निकाले कि क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में ये जो लिस्टोसोरस जानवर था वो रहता होगा, और फिर ये जगह 3 टुकड़ों में बट गया। तो एक टुकड़ा अफ्रीका, एक टुकड़ा भारत और एक टुकड़ा अंटार्कटिका के रूप में होगा, और वहाँ पर इस जानवर के अवशेष मिले। उसी प्रकार साइनोगेनेथस जो रेंगने वाला जानवर है, तो साइनोगेनेथस दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में रहता था। तो अब बताइए कि क्या कोई रेंग कर अटलांटिक ओशन को पार कर सकता है? उसी प्रकार मीसोसेरस जो जानवर है वह 4 नंबर वाले को देख लीजिए। तो क्या ये दक्षिण अमेरिका से क्या अफ्रीका रेंग कर जा सकता है? तो ये नहीं जा सकता। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये सभी एक जगह एक कॉन्टिनेंट के रूप में होंगे, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में होंगे, एक स्थान पर रहते होंगे, और फिर कॉन्टिनेंट का विभाजन हो गया, तो फिर कॉन्टिनेंट जो है वो एक दूसरे से दूसरी जगह पर चले गए। तो यहीं ये इन्होंने क्या बताया कि पूरा जीवाश्म के आधार पर इन्होंने प्रूव किया कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। अब आगे हम लोग बात करते हैं पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस का, यानी पूरा जलवायु साक्ष्य का। पूरा जलवायु साक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए कि ये वर्ल्ड मैप का एक रफ डायग्राम है। यहाँ पर देखिए कि ये जो भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बर्फ के अवशेष मिलते हैं। कि बर्फ यहाँ पर पहले कभी बर्फ का टीला रहता होगा, बर्फ से ये जगह ढका हुआ होगा। फिर यहाँ पर ये अफ्रीका का दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो ये भी जो पार्ट है इसमें बर्फ के टिलाइट मिलते हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका का ये जो पार्ट है इसमें भी साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भाग और ये अंटार्कटिका का भाग, मतलब कि ये सभी भाग पहले बर्फ से ढके होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से अब हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये देखो ये अंटार्कटिका है, तो ये तो आज भी बर्फ़, यहाँ पर निगेटिव टेम्परेचर है, तो निगेटिव टेम्परेचर होने का मतलब कि यहाँ पर आज बर्फ़ के निक्षेप मिलते हैं, तो वो संभव है। पर भारत की बात करेंगे, क्या भारत में अगर हम हिमालय को छोड़ दें, लद्दाख को छोड़ दें, तो क्या भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या बर्फ़ पाए जाने की संभावना है? नहीं है। अब ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका का ये दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये सभी क्षेत्र पहले दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होंगे, यहाँ पर बिल्कुल कम तापमान होगा जिससे यहाँ पर ये बर्फ़ से ढका हुआ होगा, और फिर ये क्षेत्र बाद में अलग अलग हो गया होगा। तो इन्होंने अल्फ्रेड महोदय ने क्या बताया कि भूगर्भीय काल में हिमानीकरण हुआ, यानी आइस एज आया। आइस एज होने का मतलब है कि ये पूरा पृथ्वी है, तो एक वैसा समय आया जिसमें ये पूरा पृथ्वी बर्फ़ से ढक गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि बर्फ़ से ढक गया, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो पैंजिया था वो नीचे की तरफ था, ऊपर क्या था? ऊपर बस पैंथालासा का भाग था। तो जब पैंथालासा का भाग था तो बर्फ़, ऊपर में क्या है? पानी है, तो पानी बर्फ़ बना, फिर धीरे धीरे वो टेम्परेचर पाया, पिघला और फिर से पानी बन गया। तो यहाँ पर कोई आपको बर्फ़ का अवशेष नहीं मिलेगा। पर अगर आप सोचिए कि अगर इस पार्ट में, अगर नीचे वाले पार्ट में अगर बर्फ़ मिलता है, तो बर्फ़ जो रहता है अगर वो पिघलेगा तो ज़मीन को वो अपने हिसाब से घिसकर आगे बढ़ेगा। वो ज़मीन से जब घिसकर आगे बढ़ेगा तो कुछ आकृति छोड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिलाइट कहते हैं, यानी कि बर्फ़ के द्वारा अवसादों का निक्षेपण कहते हैं, यानी जमाकरण कहते हैं। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर स्थलखंड नहीं है, इसलिए हिमानीकरण के उत्तरी पार्ट में साक्ष्य नहीं मिलते। पर वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में आपको हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए हिमानीकरण का साक्ष्य वहीं मिल गया, एक आपको दक्षिणी अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका तो है ही। पर ये ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे, ऊपर वाले भाग में कहीं भी आपको हिमानीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते। अब अगर हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एज ऑफ रॉक मिनरल्स, यानी कि चट्टानों और खनिजों का जो उम्र है वो एक जैसा मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये है एल्पेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत कहाँ में है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। और ये देखिए एक नॉर्वे में एक कैलिडोनियन पर्वत है। देखो ये कौन सा है? अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका, और ये है नॉर्वे में कैलिडोनियन पर्वत। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इस चट्टान का जो एज है वहीं चट्टान का एज कैलिडोनियन पर्वत का है। तो अब देखिए कि ये होता क्या होगा कि ये दोनों पहले समान रहता होगा। तो अगर देखो इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये एक
इसी तरह का एक श्रृंखला के रूप में यह पर्वत होता होगा। यानी जो एज इस चट्टान का होगा वही एज इस चट्टान का है। तो ये इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि नॉर्थ अमेरिका का अपलेशियन पर्वत श्रेणी और नॉर्वे का कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी 300 से 350 मिलियन वर्ष पुराने हैं और दोनों में समान प्रकार के खनिज मिलते हैं। साथ ही साथ एक आप लैमिंग जानवर के बारे में सुने होंगे कि लैमिंग जानवर ये नॉर्वे का रहने वाला है। एक छोटा सा चूहा जैसा एक जीव होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर ही गति करता है और समुद्र में गिर जाता है, मर भी जाता है, लेकिन ये हमेशा क्या करता है कि नॉर्वे से ये पश्चिम की तरफ ये जाता है। तो पश्चिम की तरफ, यानी देखिए ये नॉर्वे यहाँ पर हो गया, पर ये पहले क्या होता होगा कि ये दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े होते होंगे। तो खाना के लिए ये जो लैमिंग जानवर है वह इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आता होगा, पर आज के डेट में यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, तो इसके जीन में ये बात चला गया है और ये आज भी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्षेत्र पहले आपस में जुड़े हुए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है ब्राज़ील का और घाना का। अब देखो ब्राज़ील कहाँ है और घाना कहाँ है। देखिए ब्राज़ील है यहाँ पर, घाना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ब्राज़ील और घाना में क्या सीन है कि ब्राज़ील में एक पर्वत है जहाँ पर सोना मिलता है और वहीं घाना के जो तट है वहाँ पर भी सोना मिलता है। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो ब्राज़ील में उच्च भूमि था, ब्राज़ील में ये जो पठार है या फिर पर्वत है, वहाँ पर सोना इस तरह से मान के चलो पाया जाता था। अब ये क्या हुआ कि ये मिट्टी घिसकर, सोना घिसकर नीचे ये बहता जाता होगा टूट फूट कर और फिर घाना के तट पर जमा होता गया। फिर क्या हुआ कि बीच में ये वाला भाग टूट गया और ये टूटकर एक तरफ चला गया और ये टूटकर दूसरी तरफ चला गया। बीच में आ गया अब अटलांटिक ओशन और ये पार्ट हो गया दक्षिणी अमेरिका का और ये पार्ट हो गया अफ्रीका का। तो अब यहाँ पर देखने को क्या मिला कि यहाँ पर सोने का निक्षेप मिला, सोना का जमाव मिला जमीन के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल, जिसे हम लोग प्लेसर निक्षेप कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इस क्षेत्र की बात करेंगे। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहाँ पर कहीं आसपास में कहीं सोना का भंडार नहीं है, फिर भी यहाँ पर सोना का निक्षेप क्यों मिलता है। फिर वहीं अगर अटलांटिक ओशन की अगर हम दूसरे साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्राज़ील में ये पर्वत जिसमें सोना पाया जाता है। तो यहाँ से ये लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि दोनों पहले एक साथ रहता होगा, फिर ये बहकर ये जो सोना है वो धीरे धीरे अपक्षय होकर, बेदरिंग होकर और घाना के तट पर जमा हुआ होगा। तो ये भी निष्कर्ष बताता है कि कॉन्टिनेंट पहले एक थे। अब हम लोग आते हैं कि इनका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है विस्थापन के लिए वह क्या है, बल। कि किस बल के कारण हम लोग सभी ये जान रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका का मूवमेंट हुआ, साउथ अमेरिका का मूवमेंट हुआ, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, तो ये किस बल के कारण हुआ, यानी कि फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट के बारे में। तो इन्होंने दो प्रकार के दशा बताए। पहला है कि कॉन्टिनेंट पश्चिम की तरफ भी मूव किया है और कॉन्टिनेंट उत्तर की तरफ भी मूव किया है। अब ये कैसे, देखिए ये पहले पूरा पृथ्वी हो गया और ये था पैंजिया टूट गया, फिर पैंजिया से ऊपर में अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड और फिर अंगारा लैंड भी टूट गया नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड यूरोप में और एशिया में। और वहीं बात करें अगर हम गोंडवाना लैंड की तो गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में टूटा। पर आज की स्थिति तो वैसा नहीं है। आज की स्थिति में क्या है कि नॉर्थ अमेरिका आपका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका आपका यहाँ पर है, अंटार्कटिका नीचे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और यह हो गया यूरेशिया और अफ्रीका और भारत भी यहाँ पर है। तो इस तरह का गति कैसे हुआ, तो देखिए पश्चिम की ओर गति हुआ है। पश्चिम की ओर किसका गति हुआ, तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का। यानी देखिए पहले यहाँ से ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यानी दोनों पश्चिम की तरफ गए। तो पश्चिम की ओर किस बल के कारण गए होंगे, तो नाम याद रखेंगे टाइडल फोर्स, यानी कि ज्वारीय बल के कारण गए होंगे। साथ ही साथ कॉन्टिनेंट उत्तर की तरफ मूव किए हैं, जो उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ वायुयांशी, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उत्तर की ओर मूवमेंट हुआ है। आप ध्यान में रखेंगे पश्चिम की तरफ केवल टाइडल फोर्स के कारण और उत्तर की तरफ गुरुत्व बल, अपकेंद्रीय बल और उत्प्लावन बल के कारण। तो अब देखिए ज्वारीय बल क्या है, जैसे अभी आप जानते होंगे ज्वार भाटा कैसे आता है, उसी बल के कारण। तो देखिए ज्वार भाटा जो है वह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आता है, जिसे हम लोग ज्वारीय बल कहते हैं। अब इनका कहना क्या था, इनका कहना क्या है कि ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, मतलब
ये जो अपना कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जो है वह सियाल का बना हुआ है और किसके ऊपर तैर रहा है, सीमा के ऊपर तैर रहा है। देखिए सियाल का मतलब क्या हो गया, सियाल का मतलब हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सीमा का मतलब हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो जो नीचे वाला जो भूमि है, जो जमीन के क्रस्ट के जो नीचे वाला पार्ट है, उसे हम लोग सीमा कहते हैं। और सीमा क्या है, सीमा है जो सीमा जो है वह मुलायम है, यानी पानी के जैसा मान लो, और सियाल जो है वह कठोर है, यानी नाव के जैसा मान लो। तो ये जो नाव जो है, यानी कि जो सियाल यानी कि महाद्वीप जो है, वह इस सीमा पर तैर रहा था। तो अब क्या हुआ कि ऊपर से चंद्रमा का जब आकर्षण शक्ति लगा तो ये एक जगह पर रुका रहा। तो अब क्या हुआ कि पृथ्वी को तो घूमना है, तो पृथ्वी घूमकर अपने जगह से आगे बढ़ गई, पर यह क्षेत्र इसी जगह पर रहा। पर अगर हम पृथ्वी के रेस्पेक्ट में देखें तो यह हमें पश्चिम की ओर मूव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात बताए कौन, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो यहीं पर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मूवमेंट पश्चिम की ओर होता है। और ये मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये सियाल जो है वह सीमा के ऊपर तैर रहा है। और सीमा, और साथ ही साथ इन्होंने एक निष्कर्ष और बताया कि जब ये सीमा के ऊपर में तैर रहा था तो ये दोनों के बीच में आपस में घर्षण हुआ। तो घर्षण हुआ तो इसका जो पश्चिमी भाग है वो मुड़ गया, और पश्चिमी भाग मुड़कर आज रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत के रूप में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि आज के वैज्ञानिक ने बताया कि ये बात संभव नहीं है, क्योंकि घर्षण इतना संभव नहीं है कि एक पूरे पर्वत श्रृंखला को बना दे। साथ ही साथ ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में इतना शक्ति नहीं है कि पूरा कॉन्टिनेंट को पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर दे। वैसा कब होगा, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आज के गुरुत्वाकर्षण से 1000 करोड़ गुना अधिक हो। साथ ही साथ कि अगर इस तरह का अगर केस रहता तो एक साल में पृथ्वी का जो घूर्णन है वह बंद हो जाता, मतलब वह पृथ्वी को घूमने नहीं देता। साथ ही साथ अगर इतना गुरुत्वाकर्षण बल होता तो चंद्रमा पर आज भी वायुमंडल होता। तो ये सब के आधार पर ये बताए कि ज्वारीय बल उतना पावरफुल नहीं है जिससे वो कॉन्टिनेंट को पश्चिम की ओर मूव कर सके। अब बात करते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ कौन है, उत्प्लावन बल, गुरुत्व बल और अपकेंद्रीय बल। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जान लेंगे और यहीं आज का हम लोग का लास्ट हो जाएगा। चलिए अब उत्तर की ओर विस्थापन की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए पृथ्वी जो है वह गोल होती, देखो दो फिगर बनाए, एक है गोल और दूसरा है जो वास्तविक पृथ्वी, थोड़ा सा ये अलग बन गया। पर पृथ्वी का जो अपना आकृति है, यानी ये उत्तर में चपटा हुआ है, दक्षिणी में चपटा हुआ है, और ये जो भूमध्य रेखा पर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये क्या बताते हैं कि पृथ्वी अगर गोल होता तो गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, तो ये सेंटर की तरफ लगता। और उत्प्लावन बल यानी कि फोर्स ऑफ बायोयांसी ये बाहर की तरफ लगता। तो अगर दोनों एक सीधा में होता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोयांसी फोर्स, तो कोई भी महाद्वीप जो है वह अपनी जगह से हिलता नहीं, कहीं दूसरी तरफ जाता नहीं, यानी वह साम्यावस्था में होता। पर इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी का जो आकृति है वह पूर्णतः गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी है। तो इस वजह से गुरुत्व बल तो केंद्र की तरफ लगेगा, पर वायुयांसी फोर्स जो है, उत्प्लावन बल जो है, वह ठीक सीधी रेखा में ना होकर कहीं दूसरी डायरेक्शन में होगा। तो अब क्या है कि पृथ्वी अपना नेचर के लिए इसे बैलेंस करना चाहता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या है कि ये जो जगह है ये घूमकर थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, इस तरफ बढ़ने का मतलब क्या है कि यह उत्तर की तरफ मूव कर लेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपकेंद्रीय बल और गुरुत्व बल को भी इन्होंने बताया। पर यहाँ पर आज के साइंटिस्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि ये बल पर्याप्त नहीं है कि जिससे कॉन्टिनेंट का विस्थापन हो। अब इनकी आलोचना देखते हैं, इनकी क्या क्या आलोचना है, मतलब क्या क्या ये गलत इसमें बात बताए। पहला बात इन्होंने बताया कि विस्थापन के लिए जो बल जो दिए वो पर्याप्त नहीं है। जो बल दिए कि उत्तर की तरफ क्यों मूवमेंट हुआ, पश्चिम की तरफ क्यों मूवमेंट हुआ, जिस फोर्स के कारण हुआ, ये पर्याप्त नहीं है। दूसरा, पर्वत निर्माण के लिए एक बल बताए कि घर्षण से, यानी कि सीमा के ऊपर में सियाल तैर रहा है, महाद्वीप तैर रहा है, और इन दोनों के फ्रिक्शन के कारण ये पश्चिमी पार्ट में रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। तो यह भी संभव नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने विखंडन का कारण नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस काल में विखंडन किस प्रकार होता है, और फिर विखंडन का समय कार्बोनिफेरस काल में ही क्यों विखंडन हुआ, और उससे पहले पैंजिया अगर एक था तो क्यों एक था। तो ये सभी इनके
सिद्धांतों में ये सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, तो इसके आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। तो भले ही इनकी आलोचना होती है, पर इनके जो भी प्रूफ थे, मतलब प्रूफ की बात करेंगे तो कौन कौन सा प्रूफ हो गया, पूरा जीवाश्म का साक्ष्य, जिग्सा फिट हो गया, या फिर पूरा जलवायु साक्ष्य हो गया, मतलब ये अकाट्य हैं, मतलब इनको कोई काट नहीं सकता। पर हाँ, इन्होंने ये जो बल की बात कही कि किस बल के कारण कॉन्टिनेंट का विस्थापन हुआ, वह पर्याप्त नहीं था, इसके कारण इनकी आलोचना होती है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर लें। ये आपके प्री एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यह मेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको पॉइंट लिखा हूँ, अगर आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो आप मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, आप इसे दोस्तों के साथ